आज मैं गुप्ता गुप्ता का सर्वेइंग के 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है a curve tangential to four side line and constant a arc of different radii is known as। आपका क्या हो जाएगा? थ्री सेंटर्ड कंपाउंड कर्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा था? कह रहा है कि एक कर्व टेंजेंशियल टू फोर साइड लाइन consisting of arc of different radii is known as three center compound curve। जो आपका कर्व मिलेगा वो थ्री सेंटर कंपाउंड कर्व मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द कर्व इज 1 डिग्री एंड रेडियस ऑफ द कर्व इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? जो रेडियस ऑफ कर्व का जो फार्मूला था 1720 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ द कर्व। तो डिग्री आपका 1 डिग्री दिया गया तो 1720 मीटर हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब क्या कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व ऑफ ए कर्व ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है, एंगल डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा दिया हुआ है गिवन बाय। तो आपको टेंजेंट लेंथ बताना है। टेंजेंट लेंथ क्या हो जाएगा? कर्व कुछ ऐसा था, तो यहाँ पर से टेंजेंट खींचते हो तो T1 भी का जो लेंथ कितना हो जाएगा आपका r tan डेल्टा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ये कैसे आएगा? ये आपका r है रेडियस, यहाँ पे जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो आपका यहाँ से सॉल्व करो आप, ये r हो गया आपका और ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया? डेल्टा बाई 2 हो गया। ये एंगल टोटल एंगल डेल्टा होता है, डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है, इसके डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है यहाँ पे। तो आधा एंगल कितना हो गया? डेल्टा बाई 2। तो ट्रिगोमेट्री लगाओगे tan डेल्टा बाई 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? टेंजेंट का लेंथ मान लेते हैं t है, t बाई उसका बेस कितना हो जाएगा? r। तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा? r tan डेल्टा बाई 2। सॉल्व हो गया, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए लॉन्ग कॉर्ड ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व रेडियस r है एंड एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन आपका डेल्टा है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड पूछ रहा है, तो सर्कुलर कर्व कुछ ऐसा होगा, रेडियस r होगा, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड a होगा, a लॉन्गर कॉर्ड होगा। ये क्या पढ़े थे? डेल्टा बाई 2 होता है और ए आर होता है। तो इसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो इसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ द कॉर्ड लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो आपका आर साइन डेल्टा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका इसके बराबर हो जाएगा, हाफ कॉर्ड लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? पूरा होल कॉर्ड ऑफ लेंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरा का लेंथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हो गया ना 2r sin डेल्टा बाई 2। नेक्स्ट, सेटिंग आउट द सिंपल कर्व बाय 2 थियोडोलाइट मेथड डज नॉट रिक्वायर। अगर 2 थियोडोलाइट मेथड से अगर 2 थियोडोलाइट यूज करके सिंपल सर्कुलर कर्व को सेटिंग आउट करते हो तो उसमें लीनियर मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट करेंगे। 2 थियोडोलाइट मेथड में सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। Next question, the radial of sheet at the distance x from the point of the common
इस तरह का ऑफ द कर्व ऑफ रेडियस आर दिया हुआ, तो रेडियल ऑफसेट के बारे में बात करता है। रेडियल ऑफसेट कैसा होता है? तो रेडियल ऑफसेट जब भी रेडियल ड्रॉ होता है, मान लो एक कर्व, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से रेडियल ऑफसेट ड्रॉ किए, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यही रेडियल ऑफसेट का डिस्टेंस हो जा रहा है एक्स, एक्स या ओ एक्स कर लेते हैं, ओ एक्स, और आपका एक्स इसको मानते हैं ये डिस्टेंस। तो जब इससे सॉल्व करोगे ओ एक्स आपको निकालना है फाइनली, तो एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा? आपका ए टोटल ए पता है आपको, आर है, पता है ना आपको? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए भी डिस्टेंस आर हो जाएगा, ये भी आर के बराबर हो जाएगा ना, एक ही रेडियस का है। तो यहाँ से हो गया, थोड़ा सा फिगर गंदा पारा हुआ था इसलिए थोड़ा, चलिए हो गया, ए आर हो गया, ए भी रेडियस ऑफ द कर्व आर है, तो हमको फाइनली ओ एक्स निकालना है। तो ए आर स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ये दोनों का समेशन का स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो आर आर प्लस ओ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर लेंगे, ये तो 90 डिग्री होगा ना, तो आप सॉल्व कर लेंगे, वहां से ओ एक्स निकाल देंगे, तो ओ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए डिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ से, आपका ये आपका यहाँ से डायरेक्ट डाला हुआ है, तो ओ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस आर, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये रेडियल ऑफसेट मेथड में आप ध्यान में रखना, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट भी होता है। इफ द आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व and length and L is the distance from the beginning of the transition curve to point of the ideal transition, beginning of the transition curve to that point, then for the ideal transition curve। जो ट्रांजिशन कर्व का होता है, जो आइडियल ट्रांजिशन कर्व का जो इक्वेशन होता है, एल आर इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो कर लो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाई आर, तो यहाँ से ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर होगा, ट्रांजिशन कर्व का ये जनरल इक्वेशन है। ये आया कहाँ से? तो एल इजिकल टू बी क्यू बाई सी आर होता है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, तो यहाँ से एल ई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के बराबर है। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angle of the intersection and radius of the simple circular curve are 60 degree and radius इतना दिया हुआ, तो longer length of the chord कह रहा है angle of the intersection, if the angle of intersection and radius of the simple circular curve, ये हो गया, तो ये लॉन्गर कॉर्ड हो जाएगा। तो लॉन्गर कॉर्ड का क्या ड्राइव किया था फॉर्मूला, 2 साइन डेल्टा बाई 2, यही था ना लॉन्गर कॉर्ड का लेंथ। तो 2 साइन करो तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 2 आर साइन डेल्टा बाई 2, तो यहाँ से करिएगा 2 आर कितना दिया है 700 और डेल्टा बाई 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो आपका एल आ जाएगा, यहाँ से लेंथ ऑफ द लॉन्गर कॉर्ड आ जाएगा, एंड लेंथ ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट हो जाएगा, इसका लेंथ, तो यहाँ इसका लेंथ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एल इजिकल टू क्या हो जाएगा आर थीटा, तो आर कितना दिया है 700 और थीटा को क्या कर लोगे रेडियन में बदल दोगे, तो रेडियन में बदलोगे तो पाई डेल्टा बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो आपका सॉल्व करोगे तो 733.3 आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 700 आया था लेंथ ऑफ द कर्व, और वो 7, तो ये गलत आ रहा है ना, तो आपका 1 कैरेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, मैंने प्रोसीजर बता दी। इफ द रिवर्स कर्व सुपर एलिवेशन प्रोवाइड एट द पॉइंट ऑफ द रिवर्स कर्व, कहाँ कितना करेंगे, 0 करेंगे। रिवर्स कर्व करने का मतलब हुआ एक कर्व का डायरेक्शन ऐसे है और जो फर्दर नेक्स्ट कर्व का ऐसे ऐसे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कर्व दे रहे हैं, तो उसको रिवर्स कर्व कहते हैं। देखा कोई रोड है, तो इसमें क्या कर, इसमें कितना किधर दे रहे होंगे, अगर सुपर एलिवेशन किसी इस सेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे होंगे, ऐसा कुछ कर रहे होंगे थीटा, ये थीटा होगा एक्स सेक्शन पे। अगर इधर की ओर जाते जाएंगे तो ये क्या होगा, एलिवेशन घटते जाएगा। एक बीच वाले पॉइंट अगर इस साइड पे करते हैं ड्रॉ, तो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसा होगा। ऐसा कुछ सुपर एलिवेशन होगा, ये थीटा होगा। तो बीच वाले पॉइंट में एक अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का सुपर एलिवेशन है, तो बीच में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ना फिर एक तरफ से मान लीजिए बाहर की ओर ऊंचा था, बाहर की ओर ऊंचा रहेगा, तो इधर भी बाहर की ओर ऊंचा रहेगा, तो इधर क्या होगा, बीच में चेंज होते होते इस साइड आ रहा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इस साइड से फिर इस साइड ऊंचा होने लगेगा। टोटल एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन फॉर ट्रांजिशन कर, तो कितना होता है, स्पाइरल एंगल बाई 3 होता है। टोटल एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन होता है जो स्पाइरल एंगल बाई 3 होता है। टोटल एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व स्पाइरल एंगल बाई 3, और टोटल एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइरल कर्व इज स्पाइरल एंगल बाई स्पाइरल कर्व है, ट्रांजिशन कर्व है, ट्रांजिशन कर्व का स्पाइरल एंगल बाई 3 होता है, और जब स्पाइरल कर्व होगा तो उसमें स्पाइरल एंगल बाई 4 हो जाएगा। तो आपको आज क्या रखना है, ट्रांजिशन कर्व के लिए पूछा था, तो ट्रांजिशन कर्व का क्या हो जाएगा, स्पाइरल एंगल बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइड, जो वर्टिकल कर्व होता है वो जनरली पैराबोलिक इन नेचर होता है, पैराबोलिक। जो वर्टिकल कर्व होता है वो जनरली पैराबोलिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट, the perpendicular opposite from the junction of the transition curve and circular curve, the tangent is equal to, क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ कर रहा है। परपेंडिकुलर ऑफसेट कहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व टू टेंजेंट इज इक्वल टू, टेंजेंट कितना होगा, तो हम द इक्वेशन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व से क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई 6RL जानते हैं, ट्रांजिशन कर्व का एक यही इक्वेशन होता है। तो हम जब जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व की बात करेंगे, देखिए सर्कुलर कर्व है, ये सर्कुलर कर्व है, एक ही सिंड पे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड होगा, एक ही सिंड पे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड होगा। तो जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व यहाँ कहलाएगा, यहाँ पे कहलाएगा। तो जंक्शन पे कहाँ हो जाएगा, मान लीजिए x इक्वल टू एल पे, यहाँ पे l है, x का डिस्टेंस क्या हो गया l, तो x इक्वल टू एल पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एल पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 6R हो जाएगा, क्योंकि एक l कट जाएगा आपका। और हम शिफ्ट से क्या जानते हैं, शिफ्ट का फार्मूला क्या पढ़े हैं, शिफ्ट इक्वल टू क्या पढ़े, एस शिफ्ट एल स्क्वायर बाई 24R, ये शिफ्ट का फार्मूला होता है। बेसिक फार्मूले आपको याद रखना होगा। तो हमको क्या पूछा है, एंड द सर्कुलर कर्व द टेंजेंट इज इक्वल टू, जो टेंजेंट होगा वो कितना के इक्वल टू होगा,
आपका यहाँ से भी रिलेट कर लीजिए, ए बाई हो गया जो आपका टेंजेंट का डिस्टेंस हो गया, और ए शिफ्ट के टर्म में हो गया, ए शिफ्ट हो गया, तो दोनों को रिलेट करिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट इज इक्वल टू एन, यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई 6 आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं एक लगा रहा हूँ, बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 6 बाई इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर बाई आर, तो यही हो जाएगा ना। तो यहाँ से अब आगे बढ़े हैं, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तब इसमें जाना है, शिफ्ट वाले में जाना है, इक्वेशन में, शिफ्ट वाले इक्वेशन में जाना है, शिफ्ट वाले इक्वेशन में जाना है, तो एल स्क्वायर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई आर का शिफ्ट इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रख देंगे 6/24 हो जाएगा, इस इक्वेशन को इसमें डालेंगे, 6 बाई, तो अब 6 चौका 24, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम ऑफ द शिफ्ट। तो यहाँ से क्या आ गया, बाई है जो टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर ऑफ शिफ्ट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड द सर्कुलर कर्व टू टेंजेंट इज इक्वल टू, जो परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या देगा आपका, यही ना परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या हुआ बाई, यही होता है बाई जो परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है, तो आपका क्या हो गया 4 टाइम ऑफ द शिफ्ट, आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट टू टेंजेंट पॉइंट, तो आपका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ क्या पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व इज द 5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन, रेडियस है जो 5 टाइम्स है जो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व के बराबर, द कर्व द स्पाइरल एंगल शुड बी, स्पाइरल एंगल क्या हो जाएगा, तो हम क्या पढ़े थे, स्पाइरल एंगल इजकल टू हो जाता है, जो स्पाइरल एंगल को फाई से डिनोट करते हैं, तो L/2R के बराबर हो जाता है स्पाइरल एंगल, ये स्पाइरल एंगल हो गया, तो हमारा R का वैल्यू कितना दिया गया 5 है, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 × 5L हो जाएगा, तो इसको L कट जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा, तो स्पाइरल एंगल इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 1/10 रेडियन हो जाएगा, 1/10 रेडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of the transition curve is r and radius of circular curve, then the shift of the curve is directly proportional, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व L है और R है रेडियस, तो आप शिफ्ट के लिए क्या पढ़ो L²/24R, यही पढ़ रहे ना, तो आपका क्या हो गया, किसका शिफ्ट इज क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा R, आपका बी राइट हो जाएगा, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अपग्रेड इतना 1.5% दिया है, फॉलोड डाउनग्रेड, कोई अपग्रेडियंट है, यहाँ पर पढ़ देते हैं, अपग्रेडियंट कितना है 1.5%, उसके बाद कितना है डाउन ग्रेडियंट कितना है 0.5%, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द ग्रेड क्या है 0.2% पर 20 मीटर चेन लेंथ, देन लेंथ ऑफ द वर्टिकल, तो लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व हो जाता है, रेट ऑफ द वर्टिकल कर्व हो जाता है, जो लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व हो जाएगा आपका n1 - n2, ये n1 हो गया आपका और ये n2 हो गया, तो n1 - n2 डिवाइडेड बाई आपका रेट ऑफ द चेंज ऑफ द ग्रेडियंट, रेट ऑफ द चेंज ऑफ ग्रेडियंट इनटू एक चेन का जो लेंथ था पर चेन लेंथ कितना था उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो n1 - n2 करिएगा तो n कितना था 1.5 माइनस करिएगा
डाउन ग्रेडियंट है तो माइनस के साथ लिखना होगा 0.5। भाई रेट ऑफ चेंज कितना है 0.2 इंटू कितना है पर चेन लाइन 20, तो इसमें इसको घटाइएगा तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/0.2 इंटू 20, तो ये कट जाएगा और ये दशमलव ऊपर चला जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, मैंने फार्मूला बता दिया। लेंथ ऑफ जो वर्टिकल कर्व का हो जाएगा इस केस में n1 माइनस n2 बाई रेट ऑफ द चेंज ऑफ द ग्रेडियंट इनटू पर चेन लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द वर्टिकल एंड द टेंजेंट इज। द डिफरेंस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन वर्टिकल एंड टेंजेंट इज, किसके होगा? तो आपका कुछ कर रहा है डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन वर्टिकल एंड टेंजेंट। देखिए कोई कर्व है, ऐसा होता है सर्कुलर का। अगर किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन एंड पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट हो यहाँ पे, यहाँ से एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टेंजेंट पे, इसको y से डिनोट करते हैं, ये ऑर्डिनेट्स हुआ। और ये क्या हुआ, इस डिस्टेंस पे x मान लिया, x डिस्टेंस पे y ऑर्डिनेट्स है, वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ से एट द पॉइंट फ्रॉम द टेंजेंट। तो क्या हो जाएगा, जो इसका इक्वेशन होता है y का, और एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2r, तो क्या हो गया y किसके है, y किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। x का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के कितना है, स्क्वायर है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी, जहाँ से पॉइंट, यहाँ किसको बोलता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलता है इसको, जहाँ से टेंजेंट खींचे हैं कर्व पे, कितना होता है स्क्वायर ऑफ क्या होता है पैराबोला का बेसिक इक्वेशन हो गया। तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है ऑर्डिनेट। सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। शिफ्ट बाइसेक्ट द ट्रांजिशन कर्व, बात तो सही है। शिफ्ट क्या करता है, ट्रांजिशन कर्व को बाइसेक्ट करता है, ट्रांजिशन कर्व बाइसेक्ट द शिफ्ट, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बोथ ऑफ द करेक्ट। शिफ्ट बाइसेक्ट करता है ट्रांजिशन कर्व को, और ट्रांजिशन कर्व किसको करता है बाइसेक्ट, शिफ्ट को। देख लो, एक कुछ ट्रांजिशन कर्व था, इसको बाइसेक्ट कर रहा है शिफ्ट, और उसके एक दूसरे को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ऑन सर्कुलर रोड एंड रेलवे इज रिस्पेक्टिवली टेकन है। तो मैक्सिमम से जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है और टेकिंग द रोड के लिए आपका कितना होता है 1/4, और रेलवे के लिए कितना होता है 1/8। रोड के लिए आपका ज़्यादा होता है 1/4 होता है, और रेलवे के लिए कितना होता है 1/8 होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है रोड के लिए ज़्यादा होगा 1/4, और रेलवे के लिए कम होगा थोड़ा सा 1/8, हाफ होता है। ए गोनिक लाइन, जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, देखो ए गोनिक लाइन का किसको कहते हैं, जिसको लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द जीरो डिक्लेरेशन, जिस पॉइंट का जीरो डिक्लेरेशन आएगा उस लाइन को मिला देंगे तो उसे ए गोनिक लाइन बोलेंगे। आइसोकोनिक किसको बोलेंगे, जिस पॉइंट का ज्वाइन करेंगे लाइन सेम डिक्लेरेशन होगा, सेम डिक्लेरेशन होगा तो आइसोगोनिक, जीरो डिक्लेरेशन होगा तो ए गोनिक लाइन। अब याद रखना ए गोनिक लाइन, लाइन जोनिक पॉइंट
हैविंग जीरो डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द स्टार एट द स्टार एट द इट्स अपर ट्रांजिशन, आपका जो स्टार है वो कहाँ पे है, अपर ट्रांजिशन में। द लोकल सिडरल टाइम इज इक्वल टू, लोकल सिडरल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोर देन पोल एल्टीट्यूड हो जाएगा। देखो दिखा रहा है इस केस में सरकम पोलर स्टार है, डिक्लेरेशन मस्ट बी क्या कर रहा है, सन लगता है कुछ उल्टा गिरा दिया होगा। ये कोनिक लाइन, ये स्टार इन अपर ट्रांजिट। कह रहा है ए स्टार, ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया, फॉर ए स्टार इन अपर ट्रांजिट। एक ही क्वेश्चन दो बार प्रिंट हो गया इसमें। एक 170 नंबर क्वेश्चन वास्तविक में था। 170 नंबर जो क्वेश्चन था कि फॉर ए सरकम पोलर स्टार डिक्लेरेशन मस्ट बी, जो डिक्लेरेशन होगा ये पोल है, ये पोल पॉइंट है, ये पोल पॉइंट है, तो पोल है जो सरकम पोलर स्टार है, जो ये सरकम पोलर स्टार ये है, सरकम पोलर स्टार वो पोल के नज़दीक होता है। नाम से ही क्लियर है कि सरकम पोलर स्टार यहाँ पे होता है जो पोल के नज़दीक होता है। तो जो पोल से स्टार के बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कोल एटीट्यूड कहलाएगा। आज जो आपका इधर हो जाएगा ये 90 डिग्री टोटल हुआ, टोटल आपका 90 डिग्री हुआ, तो जो इधर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, डिक्लेरेशन कहलाएगा। तो आपका जो क्या होता है, तो पोल के नज़दीक होगा, तो सरकम पोलर स्टार का क्या होगा, डिक्लेरेशन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन ग्रेटर देन आपका कोल एटीट्यूड। कोल एटीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सरकम पोलर स्टार होता है वो पोल के नज़दीक होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन खाली गलत था, ऑप्शन सही दिया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में क्या था, सरकम पोलर स्टार डिक्लेरेशन मस्ट बी मोर देन कोल एटीट्यूड हो जाएगा। इसमें आधे यही रखना है, सरकम पोलर स्टार क्या होता है, पोल के नज़दीक होता है, तो जो डिक्लेरेशन हो जाएगा उसके अपोजिट साइड वाला पार्ट हो जाएगा, और जो पोल और स्टार के बीच कोई डिस्टेंस होगा उसे कोल एटीट्यूड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इन स्टार इन अपर ट्रांजिट, कह रहा है स्टार है जो मेरा अपर ट्रांजिट में, देन लोकल सिडरल टाइम इज इक्वल टू, तो लोकल सिडरल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए ऑफ स्टार। A star in upper transit, local sidereal time is equal to RA of the star. The star because when a star in upper transit, then our angle should be equal to 0. तो क्या आ जाएगा, अगर स्टार अपर ट्रांजिट में है तो लोकल सिडरल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए ऑफ स्टार।
द लिमिटिंग टाइम क्या कर रहा है, लिमिटिंग मिनिमम डिक्लेरेशन ऑफ ए सरकमपोलर स्टार हैविंग लैटिट्यूड इतना दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है, लिमिटिंग मिनिमम डिक्लेरेशन और फिर सरकमपोलर स्टार है तो डिक्लेरेशन पूछा था। तो हम क्या पढ़े थे, ऐसा कुछ पढ़े थे 90 डिग्री होता है ये वाला। ये क्या हो जाता है, ये मान लीजिए पोल है यहाँ पे, ये स्टार है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया पोल एटीट्यूड। तो टोटल आपको डिक्लेरेशन पूछ रहा है तो डिक्लेरेशन क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन डेल्टा इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया 19 माइनस क्या पोल एटीट्यूड, पोल एटीट्यूड हो जाएगा। तो पोल एटीट्यूड कितना दिया है 90 40 डिग्री नॉर्थ दिया है, 40 डिग्री दिया है, नॉर्थ है तो पॉजिटिव है। तो डिक्लेरेशन कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 50 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रॉपिकल ईयर एंड सिडरल ईयर। तो ट्रॉपिकल ईयर होता है, ट्रॉपिकल ईयर, एक ट्रॉपिकल ईयर बराबर कितना होता है, जो ट्रॉपिकल ईयर बराबर होता है 365.24 मीन सोलर डे होता है, मीन सोलर डे के बराबर होता है। अच्छा सिडरल ईयर होता है 365.2564 मीन सोलर डे के बराबर होता है। तो कौन ज़्यादा है, एक 2.4 है, एक 2.56 है, थोड़ा सा का अंतर होता है। तो सिडरल ईयर है जो ज़्यादा होता है कंपेयर टू ट्रॉपिकल ईयर के। क्लियर, सिडरल ईयर इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा ट्रॉपिकल ईयर। कह रहा है ए स्टार हैजिंग हैज द डिक्लेरेशन 555 नॉर्थ, its upper culmination is in zenith of the place, the altitude of the lower culmination है। क्या कर दिया है, आपका जो स्टार है उसका डिक्लेरेशन दिया हुआ है इन अपर कॉलिमिनेशन, इन द जेनिथ ऑफ द प्लेस, द एल्टीट्यूड ऑफ द लोअर कॉलिमिनेशन पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, when star in upper collimation is in zenith, अपर collimation में होगा तो क्या बोलेंगे, जेनिथ पोल जेनिथ बोलेंगे। द जेनिथ पोल डिस्टेंस इज इक्वल टू कोलैटिट्यूड एंड डिक्लेरेशन इज इक्वल टू लैटिट्यूड के बराबर हो जाता है। द टोटल कम्बिनेशन जेनिथ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस लैटिट्यूड प्लस डिक्लेरेशन। तो आपका ये दोनों बराबर हो जाएगा, लैटिट्यूड और डिक्लेरेशन इन अपर ट्रांजिट, तो आपका दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 55, तो आपका 70 आ जाएगा। तो हेंस एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 90 माइनस 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। आपका एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन लोअर कॉलिमिनेशन 20 डिग्री। आप सॉल्व कर लेना, देख लो सॉल्व। The vertical photograph was taken from the aircraft laying at altitude 2000 मीटर above the mean sea level. The focal length of the camera दिया हुआ है, the scale of the photograph for hill and elevation आपका इतना है। तो जो हमारा स्केल का फार्मूला होता है, स्केल इज इक्वल टू क्या हो जाता है फोकल लेंथ बाई बड़ा एच माइनस छोटा एच। बड़ा एच है जो टोटल हाइट ऑफ द फ्लाइट है, तो टोटल एफ क्या हो गया फोकल लेंथ 175 हो गया mm में। जो बड़ा हाइट कितना है 2000 है मीटर है, और छोटा हाइट कितना है आपका 250 है। ये कितना हो के बराबर हो जाएगा, ये mm में है, ये मीटर में है, तो इसको भी अगर mm में बदलना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको घटाओगे कटाओगे तो ये तो कट जाएगा,
10 टाइम में, तो 1 to the power 10 to the power 4 हो जाएगा, 1/10 to the power 4 हो जाएगा। आपको सॉल्व करके देख लेना है एक बार अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, द एरियल फोटोग्राफ, इफ द फोटोग्राफ इज tilted of the 3 degree, द फोकल लेंथ 100 mm है, द डिस्टेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड प्लम पॉइंट विल बी। देखो इसमें मैं एक फोटो पढ़ता हूँ। ये 90 डिग्री होता है, ये प्रिस्पेक्टिव पॉइंट होता है। ये क्या होता है? प्रिस्पेक्टिव पॉइंट। ए वाला होता है जो प्लम पॉइंट होता है, सॉरी प्रिंसिपल पॉइंट होता है। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल पॉइंट, ये प्रिस्पेक्टिव पॉइंट। ये क्या हो गया? प्लम प्लेन हो जाएगा ए वाला पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? प्लम प्लेन या प्लम पॉइंट, जो भी बोलो। तो कह रहा है एरियल फोटोग्राफ, इफ द फोटोग्राफ इज द टिल्टेड, कितना डिग्री से टिल्ट कर गया? 3 डिग्री से टिल्ट कर गया। तो द फोकल लेंथ इज 100, जो मेरा फोकल लेंथ है वो 100 है। तो फोकल लेंथ कौन हो जाएगा? ये वाला आपका 100 mm। तो पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन प्रिस्पेक्टिव सेंटर टू प्लम पॉइंट। आपका ये डिस्टेंस निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ सीधा सीधे। ये थीटा आपको पता है 3 डिग्री है, तो आपका इसमें कौन सा लगाओगे? कॉस थीटा। तो कॉस 3 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस कितना है? 100 mm बाई ये जो आपका प्लम डिस्टेंस निकालना है बाई एक्स, इसको मान लेते हैं, इसी को तो सॉल्व करना है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 बाई आपका क्या हो जाएगा? कॉस 3 डिग्री। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही निकालना था। फर्दर इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, इसी में कर देंगे। कह रहा है इन एरियल फोटोग्राफ, इफ द फोकल लेंथ ही 200 हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट एंड प्लम पॉइंट विल बी 4 डिग्री टिल्ट है। अभी आपकी बार कितना डिग्री टिल्ट है? 4 डिग्री टिल्ट है। क्या कहा? एरियल फोटोग्राफ, इफ द फोटोग्राफ इज टिल्टेड 4 डिग्री, द फोकल लेंथ इज 200, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट एंड प्लम पॉइंट। तो प्रिंसिपल पॉइंट ये है, प्लम पॉइंट है। अब की बार ये निकालना है, और ये क्या हो गया है? 200 हो गया, और ये टिल्ट कितना हो गया? 4 डिग्री हो गया। तो अब कौन सा फार्मूला लगाओगे? अब की बार tan थीटा वाला फार्मूला लगा दो। tan 4 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो ये निकालना है x बाई क्या हो जाएगा? 200 बेस है, तो यह क्या हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 tan 4 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही तो निकालना था x, 200 tan 4 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड होगा। if the when the wind is effect is not considered during the flight plane planning result in, जब आपका बेंड नहीं आप इफेक्ट कंसिडर करते हो तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो फ्लाइट है वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। When wind effect are not considered during flight planning, result in क्या हो जाएगा? वो ड्रिफ्ट कहलाता है। ड्रिफ्ट वर्टिकल जो स्वे कर जाएगा विंड की वजह से, उसको ड्रिफ्ट बोलेगा। देखिए, अगर आपका कुछ एरोप्लेन था, इसको ऐसे चलना चाहिए था, बट इधर से विंड आ रहा है, तो जो तेज का आ रहा है हवा, तो थोड़ा सा ही क्या करेगा? फ्लाइट को इधर ढकेल देगा। तो जो ये डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? आपका ड्रिफ्ट हो जाएगा।
179। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ऑन द स्पीड आपका 200 किलोमीटर पर आवर है, तो फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा 20 है, एंड द ग्राउंड डिस्टेंस कवर along द फ्लाइट, द डिस्टेंस ऑफ एक्सपोजर 2 किलोमीटर, द टाइम बिटवीन एक्सपोजर विल बी। तो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलोमीटर, तो एस बराबर आप क्या पढ़े थे यू टी। तो एस आपका कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर सही है। यू कितना दिया हुआ है 200 पर आवर, तो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा 2/200। आंसर किस में दिया है सेकेंड में दिया है, तो सेकेंड में बदलने, ये आवर में आया है तो आवर को सेकेंड में बदलिएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 0 कट गया, आपका क्या हो गया 2 से टूट गया, 36 सेकेंड आ गया आंसर। सिंपल, आपका बी हो जाएगा आंसर 36 सेकेंड। नेक्स्ट, द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रेडियल कहा था, इफ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज द रेडियल फ्रॉम, कहाँ से होगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा आपको कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, प्रिंसिपल पॉइंट टू ऑन द वर्टिकल फोटोग्राफ, एंड नादिर पॉइंट फ्रॉम टिल्टेड फोटोग्राफ, आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से हो जाएगा प्रिंसिपल पॉइंट ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ, और जब टिल्टेड फोटोग्राफ रहेगा वो नादिर पॉइंट हो जाएगा। आप इसको याद कर लेना बढ़िया से। जो आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ये रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द कहाँ से, रिलीफ डिस्टेंस फ्रॉम रेडियल फ्रॉम द कहाँ से प्रिंसिपल पॉइंट ऑन द कहाँ से ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ, अगर टिल्टेड फोटोग्राफ है तो नादिर पॉइंट से करेगा। सही बात है। तो आगे क्या है, इफ द focal length is L and T is the angle of the tilt, the distance between isocenter and principal line and principal point नहीं दिया है, फिर से पढ़ देते हैं फोटो, पहला वाला फोटो है ना, तो हम क्या पढ़े थे, ये प्रिस्पेक्टिव पॉइंट था और ये क्या हो गया प्रिंसिपल पॉइंट है, ये प्लम प्लेन हो गया। तो जो एंगल को डिवाइड करेगा इसको, जो यहाँ पे कट करेगा इस लाइन को, उसको हम क्या बोल देंगे आइसो सेंटर। तो क्या पूछ रहा है, इफ द फोकल लेंथ इज एफ, एंगल ऑफ द टिल्ट टी है, अब की बार एंगल ऑफ द टिल्ट टी है, द डिस्टेंस बिटवीन आइसो सेंटर ऑन द प्रिंसिपल लाइन फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, आइसो सेंटर और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये एंगल टोटल टिल्ट टी दिया हुआ, तो आपका फोकल लेंथ एफ दिया हुआ। फोकल लेंथ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये टी दिया हुआ एंगल टोटल एंगल टी दिया हुआ, फोकल लेंथ एफ दिया हुआ, तो हमको ये निकालना आइसो सेंटर और प्रिंसिपल पॉइंट का डिस्टेंस, तो लगा दो ट्रिग्नोमेट्री। ये अगर डिवाइड करता है तो ये क्या हो जाता है टी बाई टू हो जाएगा एंगल, तो टी/2 हो जाएगा, तो tan थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा tan t/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, जो निकालना है मान लो ये एक्स है, एक्स निकालना है, बाई आपका ये बेस हो जाएगा एफ, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा एफ tan t/2, एफ tan t/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर से आपका आंसर मिल गया, एफ tan t/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैरेलल एक्स
इधर बार पैरेलक्स बार यूज टू मेजर। पैरेलक्स बार को किस पर्पज से यूज करते हैं मेजर करने? पैरेलक्स डिफरेंस मेजर करने के लिए हम पैरेलक्स बार यूज करते हैं। पैरेलक्स डिफरेंस मेजर करने के लिए हम पैरेलक्स बार यूज करते हैं। पैरेलक्स डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? पैरेलक्स बार कर लेते हैं। The comparing the mirror as compared to mirror स्टेथोस्कोप, लेंस स्टेथोस्कोप इज क्या हो जाए? आपका लेंस वाला स्टेथोस्कोप क्या हो जाता है? स्मॉलर इन साइज हो जाता है, स्मॉलर इन साइज हो जाता है। और क्या हो जाएगा? काउज लेस स्ट्रेन ऑन आई यूजर। आपका लेंस वाला में क्या होता है? ज्यादा स्ट्रेन आता है आंखों पे, आंख पे ज्यादा जोर पड़ता है ना लेंस वाला में। तो ये कह रहा है कि मिरर वाला में कम पड़ता है, नहीं सॉरी, एज कम्पेयर टू मिरर लेंस में क्या होता है? ज्यादा पड़ता है, तो गलत हो गया। बट लेंस वाला आपका साइज में बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है। लेंस वाला क्या होता है? छोटा होता है। तभी आपका राइट ऑप्शन हो गया। स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 1 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेटिंग आउट द ब्रिज इन्वॉल्व टू डिटर्मिनेशन ऑफ। सेटिंग आउट ऑफ ब्रिज कर रहे हो, इन्वॉल्व टू डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या डिटरमाइन करोगे? लेंथ ऑफ, अगर ब्रिज का सेटिंग आउट कर रहे हो तो दो पियर के बीच का क्या डिस्टेंस है वो बताओगे। एल। लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन, अलोंग द सेंट्रल लाइन मेजर करोगे। और क्या बताओगे? और बताओगे हाइट ऑफ द पियर। इसको क्या सेटिंग आउट से कोई लेना देना ना, वो तो बात की चीज है। हाइट ऑफ पियर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल लाइन, इससे कोई लेना देना नहीं। पोजीशन ऑफ द पियर कहाँ है इस पे डिपेंड कर जाएगा, उसी पे तो बताओगे। उसी दोनों के तो बीच के डिस्टेंस बताओगे, एक दूसरे से रिलेटेड है। आपका बी क्या हो आंसर हो जाएगा। सेटिंग ऑफ द ब्रिज में इन्वॉल्व टू डिटर्मिनेशन क्या करते हैं? लेंथ अलोंग द सेंट्रल लाइन, और दोनों का जो पोजीशन कहाँ पे है पियर का, पियर का पोजीशन कहाँ पे है, पिलर का जो भी हो। लेंथ मैच द लिस्ट 1 and 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। बोनिंग रोड, बोनिंग रोड है, ट्रेवलर रोड है, साइड रेल है और बैटर बोर्ड है। ये सारा दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट, तो उससे क्या मेजर करेंगे? तो आप बोनिंग रोड से क्या करोगे? बोरिंग रोड यूज फॉर जनरली यूज टू ले आउट द ट्रेंच ऑफ द सीवर ऑफ द पाइपलाइन। आप ये एनवायरमेंट में पढ़े होंगे। क्या होता है? बोनिंग रोड जो मेथड होता है यूज करते हैं ले आउट द सीवर पाइपलाइन एटीसी। ट्रेंच फॉर सीवर पाइपलाइन, जो ट्रेंच गड्ढा खोदते हैं पाइप बैठाने के लिए, उसके लेआउट में क्या करते हैं? बोनिंग रोड मेथड का यूज करते हैं। फर्दर, जो ट्रैवलर रॉड होता है, ट्रैवलिंग रॉड से क्या करेंगे? ट्रैवलिंग रॉड से हम क्या कर लेंगे? हॉरिजॉन्टल पीस कैन बी रिमूव अलोंग द ग्रेजुएटेड वर्टिकल स्टाफ। हॉरिजॉन्टल पीसेस कैन बी रिमूव करेंगे अलोंग द ग्रेजुएटेड वर्टिकल स्टाफ। याद रख लेना। किसके लिए करेंगे? ट्रैवलिंग रॉड। अदर, जो साइड रेल है, साइड रेल से क्या करेंगे? साइड रेल से करेंगे साइड रेल से क्या करेंगे? द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द क्रॉस हेड नेल टू बी पोस्ट। जो हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द क्रॉस हेड है, नेल को क्या करते हैं? उस पे गाड़ते हैं, कुछ ऐसा होता है। इस पे क्या करते हैं? नेल लगाते हैं। लास्ट क्या? बैटर बोर्ड क्या करेगा? फ्लैट एंड स्क्वायर वुडन बोर्ड होता है, which pours on the top of the pit, anchorage in ground, also known as slope rail बोलते हैं इसको। आप इसको देख लेना बढ़िया से। आपका ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा उस हिसाब से। ये बोनिंग रोड होता है कुछ इस टाइप का, ट्रैवलर रोड होता है कुछ इस टाइप का,
साइड रेल कुछ इस टाइप का होता है, बैटर बोर्ड कुछ ऐसा होता है, बोर्ड है। इन ट्रायंगुलेशन द बेस्ट शेप ऑफ द ट्रायंगल वुड बी। तो ट्रायंगुलेशन में जो बेस्ट शेप द ट्रायंगल लेते लेते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। ट्रायंगुलेशन वर्ग में जो बेस्ट शेप है आइसोसेलस ट्रायंगल विथ टू बेस एंगल कितना होगा? 54 डिग्री 14 मिनट। 56 डिग्री 14 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने वाला। फेथोमीटर से क्या बनेगा? साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। फेथोमीटर क्या करता है? डेप्थ मेजर करता है साउंडिंग करके। पेसोमीटर क्या है? पेसोमीटर क्या है? पेसोमीटर से डिस्टेंस मेजर किए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मेजरिंग द डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है पेसोमीटर। टेल्यूरियोमीटर क्या है? टेल्यूरियोमीटर एक माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है। टेल्यूरियोमीटर क्या है? एक माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है। ऑल्टीमीटर से क्या करते हैं? हाइट मेजर करते हैं। हो गया। टेल्यूरियोमीटर एक माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है। हेथोमीटर से क्या करते हैं? साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे सी यू का डेप्थ मेजर करते हैं। पेसोमीटर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं। टेल्यूरियोमीटर एक माइक्रोवेव, ऑल्टीमीटर से हाइट मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लोज कंपास ट्राइवर्स है पी क्यू आर एस विथ रन विथ द प्रिज्मेटिक कंपास इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मेजर कर रहा है। द इंक्लूड एंगल ऑफ द एंगल एस। तो हमारा देखिए पी क्यू का जो फॉर बियरिंग है, क्यू आर का जो फॉर बियरिंग है सारा का दिया हुआ है। पी क्यू का फॉर बियरिंग 50 डिग्री था। तो क्यू आर का जो फॉर बियरिंग था ये था 170। इसका कितना हो गया? आ, इसका फॉर बियरिंग आर एस का, और इसका तो एंगल एस का पूछ रहा है, इंक्लूड एंगल ऑफ एस। तो इंक्लूड एंगल ऑफ एस क्या हो जाएगा? इन द लाइन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पर। एस ये है, एस ये पॉइंट है ना जी। तो एस का जो इंक्लूड एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा टोटल कितना दिया हुआ है? 310। फॉर बियरिंग 310 दिया हुआ है इतना। तो क्या हो जाएगा? इसके लिए हम क्या पढ़े थे? इंक्लूड एंगल के लिए फार्मूला हम बताए थे। फॉर बियरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, यही पढ़े थे ना। एंगल या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री भी लगा के बना सकते हो। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इंक्लूड एंगल इक्वल टू 360 माइनस इतना 230 माइनस इतना, दोनों को जोड़ दिया। इसको ट्रिग्नोमेट्री लगाओ चाहे जैसे करना है करो। हमको इंक्लूड एंगल ए एंगल निकालना है। अगर नहीं आता है तो फिर 360 में जो घटा के आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। जो बाय द डेफिनेशन था, जो प्रीवियस लाइन से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो आपका एंगल होगा वही आपका इंक्लूड एंगल होगा, यही पढ़े थे ना। तो आपका मेजर करिए आप। 310 हो गया ये। टोटल कितना हो गया? 310 हो गया। तो ए 230 है, ए 230 है। तो ए टोटल 180 माइनस 230 हो जाएगा। तो ए एंगल क्या हो जाएगा आपका? इतना सा ए 180 माइनस 230 करिएगा तो 50 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। बात सीधा है। ये अगर 50 डिग्री है तो टोटल में से कितना घटा दीजिएगा तो ये एंगल मिल जाएगा ना मेरा इंक्लूड एंगल। तो 310 में आप 50 घटा देते हो तो कितना आ जाता है? 0 हो गया। यहाँ से 6 हो गया, 260 आ गया। बट 260 ऑप्शन में नहीं दिया, माइनस है। तो हमारा क्या होगा? तो क्या करेंगे? क्या बोलेगा? 360 में जो आएगा आंसर उसको घटा देना, वो 100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। बाय द डेफिनेशन यही होना चाहिए, बट पहले का क्वेश्चन है उस टाइम उतना ध्यान नहीं दिया करते थे। इफ द
इफ द वर्टिसेस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल वुड बी इंक्लूड, क्या क्या करता है इंक्लूड? एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल है, तो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल में क्या क्या इंक्लूड करता है? और जेनिथ पॉइंट होगा उसमें, पोल होगा, किसी हेवनली बॉडी का कर रहे होंगे, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल में जेनिथ पॉइंट होगा, पोल होगा, हेवनली बॉडी होगा, उसी का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द, कहाँ से हो किए थे ना? जो टिल्ट डिस्प्लेसमेंट होता है इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द आइसोसेंटर। कैसे? तो आपका जो ये है, ये क्या होता है? पर्सपेक्टिव पॉइंट। ये आइसो सेंटर हो जाएगा, ये प्रिंसिपल पॉइंट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? प्लम प्लेन हो जाएगा। तो जो टिल्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एरियल फोटोग्राफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम किस से हो जाएगा? जो टिल्ट डिस्प्लेसमेंट होगा वो आइसो सेंटर से क्या हो जाएगा? रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा। टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इज ए एरियल फोटोग्राफ इज द रेडियस फ्रॉम कहाँ से हो जाएगा? रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द आइसो सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करने के लिए एडजस्टमेंट ऑफ द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, ब्रॉडविच रूल, ट्रायंगुलेशन, बेसल्स मेथड। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट ऑफ द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, जो ए था, बियरिंग ऑफ द वेरियस फिक्स पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन प्रॉपर रिलेशन विथ वन एंड अदर। जो जो एडजस्टमेंट ऑफ द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे तो बियरिंग मेजर करेंगे, वो वेरियस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से प्रॉपर रिलेशन वन एंड अदर रहेगा। नेक्स्ट, बी में क्या था? बी में क्या था? ब्रॉडविच रूल। ब्रॉडविच रूल में क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग क्या करेगा? लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को बैलेंस करने के लिए यूज करते थे। इंक्लूड ट्राइवर्सिंग में क्या करते थे? लैटिट्यूड के इरर और कलर डिपार्चर के इरर को बैलेंस करने के लिए क्या कराते थे? ब्रॉडविच रूल लगाओ, ट्रांजिट रूल लगाते थे। तो ब्रॉडविच रूल क्या कर रहा है? बैलेंसिंग क्या कर रहा है? लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को। फर्दर सी में क्या है? ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं? मेजरिंग ऑल एंगल एंड लेंथ ऑफ द बेस लाइन मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ द बेस लाइन और एंगल मेजर करके हम ट्रायंगुलेशन वर्क करते हैं। और बेसल्स मेथड क्या है? ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड था। प्लेन टेबल सर्वे में क्या, बेसल मेथड से 3 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। बेसल मेथड था, ट्रेसिंग पेपर मेथड था, ग्राफिकल मेथड था। इसी मेथड से सॉल्व करते थे ना 3 पॉइंट प्रॉब्लम को। इन किस में? प्लेन टेबल सर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ द weight of the 3 then weight of the a/3। कोई क्वांटिटी है ए, उसका वेट कितना है? 3। तो a/3 का क्या वेट होगा? a/3 का वेट क्या होगा? इसके लिए क्या फॉर्मूला पड़ेगा? जो नीचे वाला है जो नीचे वाला है उसको ऊपर लाके स्क्वायर कर दो, इंटू 3 कर दो, तो टोटल 27 हो जाएगा। तो देखिए, वेट ऑफ द क्वांटिटी 3, तो a/3 का निकालना है। क्वांटिटी वेट स्क्वायर ऑफ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर 27 हो गया। कुछ नहीं करना, जो a3 था बेस में उसको ऊपर लाना है, उसको स्क्वायर करना है।
A/3 का निकालना है तो उस 3 को क्या किए, ऊपर लाए, उसको स्क्वायर किए, जितना उसका वेट था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, वही हो जाएगा A/3 का वेट 27 हो जाएगा। किसका वेट, A/3 का वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराबोलिक वर्टिकल कर्व राइजिंग ग्रेडियंट इतना परसेंट है एंड फॉलिंग ग्रेडियंट इतना परसेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ द ग्रेडियंट पहले भी कर चुके हैं। पर चेन लेंथ, तो आपका चेन लेंथ क्या हो जाएगा, तो हम क्या पढ़े थे, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट, और लेंथ ऑफ द क्या हो जाएगा, पर चेन लेंथ, यहाँ पे कितना लेंथ है, तो n1 माइनस n2 करिएगा तो 7 दूनी 14, 0.15 आ जाएगा, ये दोनों को घटाइएगा तो, और रेट ऑफ चेंज कितना है 0.05, तो यहाँ से 5 थे 15, 30 हो जाएगा, तो 30 चांस हो जाएगा पर लेंथ। अब सॉल्व कर लेना, पहले भी करवा चुका हूँ इसमें। Which one of the following indicate the correct relationship between flying height h, focal length h, base width b and photograph base b? तो photograph base width, photograph base width by ground base width is equal to स्केल बोलता है इसको, स्केल, इसको स्केल बोलता है, उसका इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, f बाई h माइनस h पढ़े थे। एच के बारे में कुछ नहीं बोला है तो 0 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकालना था, बड़ा पी बराबर निकालते हैं, तो बड़ा पी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू एच बाई एफ हो जाएगा। आप देख लो, आपका बी इंटू एफ हो गया आंसर, राइट आंसर, कुछ नहीं करना था, सिंपल। 95 क्वेश्चन 195, measuring the horizontal angle by the method of the repetition with the theodolite reading by taken on the both vernier, which one was the following error can be eliminated by reading the both? हम कौन सा error हटा सकते हैं by the both vernier reading लेके, both the vernier reading लेके हम कौन सा हटा सकते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। error ड्यू टू इंटेंसिटी रहेगा, वो किसका, आपका जो ए वर्नियर होता है, एक बी वर्नियर होता है, दोनों वर्नियर से हम रीडिंग लेके कौन सा हटा सकते हैं, एरर, आपका एरर ड्यू टू इंटेंसिटी हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, क्या दिया, द एंगल मेजरिंग रीडिंग अप टू 16 डिग्री, 16 डिग्री तक मेजर कर सकता है एंगल को। द मेन स्केल इक्विपमेंट विथ वर्नियर 19 scale division and 20 into 20 parts. The correct least count of the instrument, जो least count of the instrument होता है s माइनस v के बराबर होता है, अब जानते हो। least count of the instrument क्या हो जाएगा, s माइनस v हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो हमारा दिया गया है एंगल मेजरिंग रीडिंग 16 डिग्री ऑन द मेन स्केल, तो आपका 16 डिग्री ऑफ द एस बराबर क्या हो गया 160 डिग्री, तो डिग्री को सेकेंड में बदलोगे तो क्या होगा 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 600 सेकेंड आ जाएगा, 600 सेकेंड आ जाएगा, एस बराबर 600 सेकेंड आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा था, वर्नियर का कितना हो जाएगा, वर्नियर का कितना हो जाएगा, और क्या पूछ दिया हुआ मेरे अथी में, कह रहा है मेन स्केल ऑफ द इक्विपमेंट विद द वर्नियर हैविंग 19 एंड मेन स्केल हैविंग डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट। तो मेन क्या कह रहा है, आपका मेन स्केल इक्विप्ड विथ ए वर्नियर हैविंग 19 मेन स्केल डिवीजन एंड डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स। तो आपका जो क्या कह रहा है, वर्नियर कितने पार्ट में है 20 पार्ट में डिवाइडेड है, तो वर्नियर है जो 20 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर इनटू आपका एक डिवीजन का कितना लेंथ है इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल इनटू लेंथ ऑफ द मेन स्केल। तो मेन स्केल
मेन स्केल का कितना हो गया, 600 हो गया, 600 सेकेंड आया था आपका। तो जब आप सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 570। तो आपका जब लिस्ट काउंट निकालोगे ये 600 हो गया, अब v इक्वल टू कितना हो गया, 570। तो आप सॉल्व करोगे तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड। देख लेना, सॉल्यूशन देख लो एक बार क्या होता है। बेसिक लिस्ट काउंट इक्वल टू एस माइनस बी होता है। एस इज द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, बात सही है। नथिंग बट द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल एंड v the length of one division of the vernier scale. From the problem being considered n minus one division of the main scale, right? And divided into n division of the vernier, because 60 division of the, ये हमारा दिया हुआ था, तो ये फार्मूला लगाए थे। n डिवीजन ऑफ द वर्नियर, एक डिवीजन वर्नियर का कितना लेंथ है, n माइनस वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इंटू एक डिवीजन का कितना लेंथ है। तो आपका क्या हो गया, इसको डिग्री को सेकंड में बदल दिए। डिग्री को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व किए तो आपका सॉल्व हो गया, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल मैप, आपको स्मॉल स्केल मैप बनाना है एन एरिया मैग्नेटिक जोन, जहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक जोन है, डायरेक्टली प्लॉटेड एंड चेकिंग द वर्किंग इन द फील्ड इटसेल्फ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द पर्पस। क्या कर रहा है, स्मॉल स्केल मैप बनाना है ना, एरिया मैग्नेटिक जोन है, तो मैग्नेटिक जोन में कंपास सर्वे तो कर नहीं सकते। डायरेक्टली प्लॉटेड एंड चेकिंग वर्किंग इन द फील्ड, फील्ड में प्लॉट करते जा रहे हैं, तो किस में करते थे आप, फील्ड में किस में प्लॉट करते थे, प्लेन टेबल सर्वे में डायरेक्टली लेते थे और लाइन खींच देते थे जितना लेंथ का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। क्लिनियोमीटर, पेंटोग्राफ, टेलुरियोमीटर, घाट ट्रेसर। देख लो, जो क्लिनियोमीटर होता है वो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। क्लिनियोमीटर से हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, मेजर या इंक्लिनेशन मेजर करते हैं। पेंटाग्राफ से क्या करते हैं, प्लान को इनलार्ज करते हैं, प्लान इनलार्जिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई प्लान बना हुआ है उसको जूम करके देखने के लिए क्या करते हैं, बड़ा करके, पेंटोग्राफ को यूज करते हैं। टेलुरियोमीटर पहले भी पढ़ चुके हैं, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। घाट ट्रेसर क्या करता है, ग्रेडियंट फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका घाट ट्रेसर में क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। एरिया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, टेलुरियोमीटर। प्लान मेजरमेंट, प्लान को बड़ा करके देखने के लिए क्या था, पेंटोग्राफ था। एंगल मेजरिंग किससे कर रहे थे, क्लिनियोमीटर से। आपका डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 30 मीटर चैन आज द, आपका क्या करा, फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट। 30 मीटर का कोई चेन था, वो 0.1 मीटर से शॉर्ट हो गया। द मेजरिंग, इफ द डिस्टेंस इज मेजर रिकॉर्डेड 300, देन एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा अगर 0.1 मीटर, तो एक्चुअल डिस्टेंस कुछ कम आएगा। कैसे कम आएगा, तो क्या पढ़े थे हम, ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स इंटू फॉल्स। ट्रू ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ द, क्या हो गया आपका, ट्रू लेंथ ऑफ द चैन। फॉल्स लेंथ ऑफ द चैन इंटू क्या हो गया, फॉल्स लेंथ ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन कितना है, ट्रू लेंथ कितना था, ट्रू लेंथ हमारा इतना है 300, एक्चुअल लेंथ तो यही है ना। ट्रू लेंथ ऑफ द चैन कितना है, टू शॉर्ट हो गया, तो आपका कितना शॉर्ट हो गया, तो 29.9 हो जाएगा, 0.1 मीटर से शॉर्ट हो गया। फॉल्स लेंथ ऑफ द चैन कितना हो जाएगा, फॉल्स लेंथ ऑफ द चेन 30 हो गया। तो फॉल्स लेंथ मेजर लेंथ निकालना है,
सॉल्व कर लो। ये आपको इधर चला जाएगा, ये 30 डिवाइडेड में 30 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 299 आएगा। अब लॉजिकली क्वेश्चन को बनाते हैं। लॉजिकली क्या कह रहा है, आपका 0.1 मीटर से आपका छोटा हो गया, तो कोई चैन छोटा हो गया है और उसको कह रहे हो कि मेरा 30 मीटर का है, तो छोटा लेंथ से अगर माप दोगे, तो छोटा चैन से अगर माप दोगे कोई डिस्टेंस, कह रहा है कि मैं 30 मीटर शॉर्ट टू शॉर्ट देन मेजरिंग डिस्टेंस, तो छोटा लेंथ से माप के कह रहे हो कि मेरा 300 मीटर आ रहा। तो अगर आपका चेन लेंथ बड़ा हो के आपका हो गया ज़्यादा, तो आपका जो ओरिजिनल, आपका जो वास्तविक में तो ज़्यादा था, तो आपका क्या आएगा, ओरिजिनल लेंथ तो कम आएगा ना। 300 से कम आएगा, ऑप्शन एक ही है 300 से कम। इसमें एक ही कंसेप्ट याद रखना, ट्रू माइनस ट्रू इंटू ट्रू इजकल टू फॉल्स इंटू फॉल्स। तो ट्रू लेंथ ऑफ द, देखो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन क्या हुआ, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन या तो ऐसे याद रख सकते हो, जिस चैन से मेजर कर रहा है एक्चुअल में जो चैन से मेजर कर रहा है उसका लेंथ कितना है 29.9, और जो एक्चुअल में मेजर किया वो डिस्टेंस कितना है 300, डिवाइडेड बाय जो चैन का लेंथ था एक्चुअल में, जो एक्चुअल में बोला गया है वो वाला, वो आपका बता देगा वो एक्चुअल डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुआ। ये हम सॉल्व कर लेना। ऑफसेट आर क्या, ऑफसेट क्या है, ऑफसेट क्या है, लैटरल मेजरमेंट इज मेड विद रिस्पेक्ट टू मेन लाइन। कोई भी मेन लाइन है उसके रिस्पेक्ट में किसी को यहाँ पर घर बना हुआ है तो उसको दिखाना है, तो उसको लैटरली मेजर करके बता देते हैं कि 3 मीटर पर मेरा एक घर है, इस मेन लाइन 3 किलोमीटर पे घर है, एक मेरा एक लाइन है, तो लैटरल मेजरमेंट करता है। चीज पहले से पता उसको उतना करेंगे।